हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है वो हिंदी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्लास 2 ठीक है को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्लास 1 की जो है वो बहुत ही पहले क्लास करा दी थी, जिसमें आपका चांसेस था कि क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता था। ठीक है, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे यहाँ पे बहुत चांसेस है कि इसी टाइप का क्वेश्चन या फिर सेम टू सेम ठीक है डिट्टो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं ये अदर टीचिंग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ से जो है वो ये क्वेश्चन उठाए गए हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को हम जो है वो बहुत ही डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। आपका जो है वो यहाँ पे नॉलेज भी इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो, तो इसीलिए इस क्लास को जो है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प छांटिए। तो यहाँ पे एक गद्यांश दे रखा है, आपके सिलेबस में भी पढ़ना है कि अपठित गद्यांश। ठीक है, तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और नीचे जो है वो 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, जो इस गद्यांश पे डिपेंड है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 31 से 35 ठीक है का आंसर जो है वो आपको इस गद्यांश को पढ़ के देना है। ओके, तो इस गद्यांश को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने जो है वो इसे पहले पढ़ रखा है। आप लोग जो है वो इसे पढ़ सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय जानने के लिए हमें जो है वो इस शब्द को सबसे पहले खंडित करना होगा, तोड़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, घूम जोड़ अकड़। ठीक है, तो यहाँ पे अकड़ जो है अ आधा क पूरा क और डा, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घुमक्कर में जो है वो अकड़ प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है कि वर्ण होता है। ठीक है, जो किसी शब्द के पहले किसी शब्द के बाद में लगकर अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। राइट, प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के बाद में लगकर अंत में लगकर उसके शब्द को अर्थ को जो है वो बदल देता हो, उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ठीक, उसी तरह उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता हो, उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखिए, अकड़ प्रत्यय से बनने वाले और एक दो शब्द आप देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे कि भुलक्कर, इसमें भी आपका अकड़ प्रत्यय है। पियक्कड़, इसमें भी आपका अकड़ प्रत्यय है। ठीक है, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये तो एक तरह का जीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये हिंदी में पूछा गया चूंकि ये पैसेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली। ठीक है, इसका आंसर भी पैसेज में आपको दे रखा है, पैसेज आप पढ़िएगा तो आंसर जो है वो खुद मिल जाएगा। या फिर बहुत लोग को तो ऐसे ही यही याद होगा कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वो वैशाली में हुआ था। और यहाँ पे आपको जानने वाली बात यह है आपके लाइक कि महावीर स्वामी जो है वो कौन थे, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली जिले के कुंडलग्राम। ठीक है, कुंडलग्राम गांव का नाम जो है वो क्या था, कुंडलग्राम। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो देखिए, संधि अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले जो शब्द दे रखा हो उसको संधि विच्छेद कर दीजिए। तो स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा, स्व प्लस छंद, स्वच्छंद। ठीक है, अब देखिए, व को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, व प्लस आ। ठीक है, अल्प व प्लस आ। और यहाँ पे छ, तो अ और छ का मेल, यानी कि स्वर और व्यंजन का मेल क्या कहलाता है, व्यंजन संधि। क्लियर हो गया, स्वर संधि और व्यंजन संधि का मेल को हम कौन सा संधि कहते हैं, व्यंजन संधि। स्वर संधि का डिफिनेशन क्या होता है, दो स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाएगा, और यहाँ पे स्वर और व्यंजन का मेल जो है वो व्यंजन संधि कहलाएगा। राइट, ये भी चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गई।
ओके, अब तो इसका आंसर हो गया आपका व्यंजन संधि। इसके अलावा हम अदर ऑप्शन के बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्ग के साथ, विसर्ग का साइन आपको पता होना चाहिए, चिन्ह, विसर्ग किसको कहते हैं, के साथ स्वर या फिर व्यंजन आ जाए, ठीक है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो विसर्ग प्लस आत्मा, तो इसको क्या हो जाएगा, दुरात्मा, ठीक है, दुरात्मा। और देख ले एग्जाम्पल, तो नी विसर्ग प्लस कपट तो हो जाता है निष्कपट। ओके, ये सब जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। और क्या दे रखा है, दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो दो स्वर वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मेल होने पर दीर्घ स्वर बन जाता है, ठीक है। दो स्वर वर्ण अगर आ जाए, उसके बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मेल होने पर दीर्घ स्वर बन जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग जो है वो एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि गिरिंद्र एक वर्ड ले लीजिए, गिरिंद्र सुने होंगे, गिरिंद्र, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो गिरि प्लस इंद्र, राइट। अब देखिए यहाँ पे री जो है और इंद्र, तो री यहाँ पे क्या है, एक तरह से दीर्घ संधि है, ठीक है, दीर्घ संधि यानी कि दीर्घ वर्ण, और यहाँ पे ई, तो दीर्घ का मेल जो है वो किससे हो रहा है, स्वर के साथ। ओके, दीर्घ का मेल जो है वो स्वर के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए जो है वो एक तरह का दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, शिव शिवालय जैसे हो गया, शिव प्लस आले शिवालय, तो इसमें क्या हो रहा है कि दो स्वरों का मेल हो रहा है, अ प्लस आ, ठीक है। तो हमने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो ये हमारा हो गया। चलिए और थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं, गुण संधि। गुण संधि के बारे में क्या होता है कि देखिए ये सब जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए जो है इन लोग को आप लोग जो है वो ध्यान से याद रखिएगा। गुण संधि के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि आ हो गया या फिर अमेकर आ, जब ई या फिर ई के साथ मेल करे तब क्या बन जाता है, ए बन जाता है, ठीक है। अगर ऐसा बन रहा है तो आपका वहाँ पे जो है वो गुण संधि आ जाएगा। इसके अलावा यही आ जो है ओ या फिर ओ, ठीक है, हर्षव या दुर्घव के साथ मेल करे तो आओ बन जाता है, ठीक है। 2 पॉइंट। तीसरा क्या है, यही आ जब री के साथ मेल करे, ठीक है, ऋषि वाला री, ठीक है, तो अ और र बन जाता है। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि देवर्षि, पहला का एग्जाम्पल जैसे बात करें तो देवेंद्र, दूसरा का एग्जाम्पल, ठीक है, तीसरा का यहाँ पे हो गया आपका देवर्षि। तो इसी तरह यहाँ पे जो है आपको समझना है, इस चीज़ को जो है आप लोग बुक से भी एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका सारा जो है वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत हद तक जो है वो यहाँ पे हमने आपको जो है वो समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 35, और ये चीज़ आपको जो है वो पैसेज में भी देखने को मिल सकता है, आप खोज लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वैदिक धर्म, ऑप्शन बी यानी कि 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब व्याकरण का आपका टॉपिक आ गया, ठीक है। अंगा का उच्चारण स्थान, ठीक है, ऐसा लिखा गया है, आप जो पढ़ें आप पे डिपेंड करता है, का उच्चारण स्थान होता है। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन वाला जो टॉपिक है, उच्चारण स्थान वाला, यहाँ से आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए वर्ण विचार, तो वर्ण विचार जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर इसके अंदर उच्चारण। ओके, तो अंगा का उच्चारण स्थान होता है तो नासिक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नासिक जो है अंगा का उच्चारण स्थान होता है। इसके अलावा नासिक में किसका किसका उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। सबसे पहले नासिक में होता क्या है,
इसमें क्या होता है कि श्वास वायु जो है वो नाक से होकर निकलती है। ओके, जब हम इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण का उच्चारण करते हैं तब श्वास जो है वो क्या होता है, नाक से होकर निकलती है। जैसे कि यहाँ पे अंगा हो गया, ना हो गया, ना हो गया फिर और माँ, ये सब जो है वो 5 जो वर्ण है ये सब नासिक से उच्चारण किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप जान लीजिए मूर्धन्य। मूर्धन्य में कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, तो ऋषि का री, टवर्ग पूरा हो गया, फिर र हो जाता है और स हो जाता है। तो ये चीज़ को जो है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुक में जो है वो ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो देखिए यहाँ पे जो है वो गज का संख्या निश्चित दे रखा है, 4 निश्चित संख्या दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो होगा वो परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब विशेषण क्या होता है ये चीज़ आपको पता होगी कि विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। थोड़ा सा हम बात कर ले अदर ऑप्शन की, तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराएं उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बलशाली, कमजोर, मोटा, पतला, ये सब जो है वो एक तरह का गुणवाचक विशेषण है। अगर हम इसे सेंटेंस में बात करें तो राम मोटा है, तो ये क्या है, राम की विशेषता बता रही है कि राम जो है वो मोटा है। राम हो गया संज्ञा, मोटा हो गया विशेषण, और विशेषण के अंतर्गत भी कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पे एक संख्यावाचक विशेषण दे रखा है। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, तो यह जो है वो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि जो संख्या बताए, ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की एक निश्चित संख्या बताए, तो उससे हम लोग क्या यहाँ पे कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि 2, 4, 5, 6 ये सब जो है वो संख्यावाचक विशेषण हो गया। संख्या हो गया, परिमाण बोधक हो गया, गुणवाचक हो गया। अब सार्वनामिक क्या होता है? सार्वनामिक जो है विशेषण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए सार्वनामिक नाम से ही पता चल रहा है कि ये सर्वनाम शब्द होते हैं। ओके, ये सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए। ध्यान से सुनिएगा, ये सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए, उसे हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि यह लड़का वही है जिसने मेरा पेन लिया था। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यह लड़का वही है जिसने मेरा पेन लिया था। तो देखिए यहाँ पे लड़का, ठीक है, लड़का तो संज्ञा हो गया और संज्ञा से पहले आ रहा है, ठीक है, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है, यह भी एक तरह का सर्वनाम है। और यह जो पहले आया सर्वनाम वही जो है विशेषता बता रहा है, विशेषण की तरह जो है वो विशेषता बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो होगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो चारों चीज़ आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4 गज मलबल परिमाण बोधक हो जाएगा। ओके, निश्चित संख्या बता रहा है, परिमाण बोधक। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ये चीज़ जो है आपको बुक में अच्छे से, अगर आप क्लियरली पढ़ोगे तो अच्छे से जो है वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो इसे भी जो है वो आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से जो है वो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समास का विलोम क्या है? समास का विलोम क्या है? ओके, तो समास का विलोम क्या है, यहाँ पे आपको बता दें, व्यास। समास का विलोम जो है वो व्यास होता है। समास का अर्थ पहले जान लेते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, और संक्षिप्तीकरण का अगर हम लोग विलोम बात करें तो इसका हो जाता है पृथक्करण, और पृथक्करण को जो है वो हिंदी में आपका जो है वो व्यास ही कहा जाता है। ओके, ये चीज़ आपका क्लियर। इसके अलावा इसके ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। समस्या, समस्या का विलोम शब्द क्या होगा, समाधान। समस्या का विलोम शब्द समाधान। साहसिक, साहसिक इस शब्द से जनरली जो है वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्यय साहसिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय।
साहस प्लस इक यानी कि इक पढ़ते। 4 भी वैसा है, सामासिक समास प्लस इक यानी कि इक पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर। चलिए और जानते हैं। आई होप कि आपको जो है वो कक्षा क्लास जो है वो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, सुन का तत्सम रूप क्या है? सुन जो है वो एक तरह का क्या है? तद्भव। सुन तद्भव है और इस तद्भव का तत्सम रूप आपको बताना है। तो सुन का जो है वो तद्भव हो, तत्सम रूप हो जाएगा शून्य। 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों तत्सम शब्द क्या होता है ये आपको पता होनी चाहिए, तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों, ठीक है, ज्यों के तो यानी कि जैसे के तैसे, डिट्टो लिए गए हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पंचम हो गया, कूप हो गया, शून्य हो गया। ओके, ये सब जो है वो तत्सम रूप है और ये सब जो है वो संस्कृत से जैसे के तैसे, डिट्टो जो है वो उठा लिए गए हैं। समझ में आ गया? अब तद्भव, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल गया हो, ठीक है, तत्सम में जैसे के तैसे, डिट्टो जो है वो सेम एज इट इज उठा लिया गया हो, उसको तत्सम, और जिसको उठाने में, ठीक है, हिंदी में लाने में उसका अर्थ बदल गया हो, उसको हम लोग तद्भव शब्द कहेंगे। राइट। फॉर एग्जाम्पल आग, काम, 5, 6, ये सब जो है आपका तद्भव का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि आँख की किड़किड़ी होने का अर्थ है। आँख की किड़किड़ी मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो आँख की किड़किड़ी होना इसका मतलब होता है अप्रिय लगना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग जो है वो यहाँ पे कष्टदायक होना भी टिक कर देंगे, लेकिन एक्यूरेट आंसर इसका अप्रिय लगना होगा। अब दूसरे ऑप्शंस की थोड़ा सा बात कर लें तो देखिए, बहुत प्रिय होना, इसके लिए भी एक मुहावरा यूज किया जाता है, आँखों का तारा। आँखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्रिय होना। तीसरा है कष्टदायक होना। तो कष्टदायक होना, इसके लिए भी एक मुहावरा प्रयोग किया जाता है, कलेजा फटना। ठीक है, कलेजा फटना आपका जो है वो कष्टदायक होना। नेक्स्ट ऑप्शन है धोखा देना। तो इसके लिए भी एक मुहावरा यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, धोखा देना, आँखों में धूल झोंकना। ठीक है, आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। तो क्वेश्चन हो गया आँखों की किड़किड़ी होना, अप्रिय होना आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ठीक है, चारों देखिए और चारों में से किसका वर्तनी सही है, किसको जो है वो सही से लिखा गया है, वो आपको बताना है। तो अनुगृहित, ठीक है, अनुगृहित यानी कि ऑप्शन 4 नंबर जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अनुगृहित का मतलब होता है उपकृत, कृतज्ञ या फिर एहसानमंद। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें भी सेम उसी टाइप का है। तो पैतृक, पैतृक जो है वो आपका शुद्ध शब्द है और इसका मतलब होता है क्या? पिता संबंधी। ओके, पिता संबंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए फिर से आ गया आपका उच्चारण स्थान वाला। सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, तालु, दंतालु, मूर्धा। तो यहाँ पे हो जाएगा तालु। ओके, तालु। अब इसके अलावा तालु में किसका किसका उच्चारण स्थान होता है? च वर्ग का। ठीक है, यानी कि च, छ, ज, झ, न, उसके बाद ये सब जो है वो तालु में इस लोग का जो है वो उच्चारण स्थान होता है। दंत में किसका होता है? तो त वर्ग का होता है, यानी कि त वर्ग में आने वाले 5 वर्ण हो गए। ओके, उसके अलावा न का हो गया, माँ का हो गया, वो सब जो है वो दंत में होता है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है। मूर्धा में किसका उच्चारण होता है? तो ट वर्ग में आने वाले 5 वर्ण हो गए। उसके अलावा ढ, ये सब का उच्चारण स्थान जो है वो यहीं पे आपका होता है। ओके, अंगा और ढ। तो ये सब चीज़ें आपको जो है वो अच्छे से देख लेना है, क्योंकि एग्जाम के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है।
अब इसको देखिए, उपसर्ग जानने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसको तोड़ना होगा। तो अति प्लस अंत, खुद पता चल गया। उपसर्ग पहले भी बता चुके कि जो शब्दों के पहले लग कर क्या होता है, उसके अर्थ को बदल देता है। अति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर्वत के पास की भूमि, पर्वत का शिखर और प्राणियों के पेट का एक अंग। तो उपत्यका का एक्चुअल मीनिंग होता है पर्वत के पास की भूमि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पर्वतों के पास की भूमि। इसके अलावा यहाँ पे और एक दो बात आप याद रखिए कि सूर्य जिस पर्वत के पास से निकलता है, ठीक है, सूर्य जो है जिस पर्वत के पास से निकलता है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है उदयाचल। उदयाचल, एक चीज़ याद रख लीजिए। दूसरा चीज़ क्या याद रखिए, हाथी हाँकने का छोटा भाला। ठीक है, हाथी को जो कंट्रोल किया जाता है तो उसके पास जो है वो मतलब एक तरह का भाला होता है, तो उसको जो है वो अंकुश के नाम से जाना जाता है। ओके, दो चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ क्या है, ऐसी ज़मीन जो अच्छी उत्पादक हो, ऐसी ज़मीन जो अच्छी उत्पादक हो उसको जो है वो क्या कहते हैं, उर्वरा। तो तीन चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है वो आज का क्लास जो है वो ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही चीज़ें नए नए चीज़ें सीखने को मिले होंगे, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है वो अच्छे से यहाँ पे रिवीजन हो गया होगा, क्लास जो है वो बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट आए, ठीक है, इससे क्या होगा आपका जो है वो रिवीजन अच्छे से होता रहेगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन को जो है वो बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, ताकि अगर आप बीच में कोई चीज़ भूल भी जाओ तो आपका जो है वो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ओके, सुनकर जो है वो अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कंटिन्यू रहे, नेक्स्ट पार्ट आए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी हम इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे जो है वो हम अक्सर आपको PDF वगैरह जो है वो सेंड करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो है वो सेंड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।